हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा के बारे में। जगत प्रोटिस्टा की विशेषताएं ये होती हैं, ये एक कोशीय होते हैं और सुकेंद्रीय जीव होते हैं, यानी इनमें केंद्रक स्पष्ट होता है। इस जगत के अधिकांश सदस्य जलीय, कुछ स्थलीय और कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य सपोषी होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं परपोषी होते हैं, यानी दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं या दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस जगत के कुछ सदस्यों में चलन अंग, कक्षाप या पक्षाप या कूटपाद पाए जाते हैं। अब कक्षाप और पक्षाप के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। अगर ये कोई जीव है, इसमें इस तरह का कोई लिखला हुआ है, तो ये है कक्षाप। और उस जीव के अगर चारों तरफ छोटे 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 बाल जैसे संरचना जो उसको चलने में और भोजन को पकड़ने में सहायक रहती हैं, उन्हें कहते हैं पक्षाप। और कूटपाद अगर है तो अमीबा के, अगर आपको संरचना याद हो तो अमीबा में एक इस तरह का पैर जैसे संरचना बन जाती। कूटपाद यानी झूठा मोटा पैर, तो इस ऐसी संरचना बन जाती है जिससे उसे चलने में या तैरने में सहायता मिलती है। तो इस जगत में भी कुछ सदस्यों में जो हैं कक्षाप होते हैं, पक्षाप होते हैं और कूटपाद भी पाए जाते हैं, जो प्रचलन व पोषण में सहायक होते हैं। इस जगत के सदस्यों में अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी दोनों तरह का जो जनन है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों पाया जाता है। इस जगत के कुछ सदस्यों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखिए, इस जगत में जो कुछ सदस्य हैं उनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। सबसे जो मुख्य बात है वो है कि सभी जीव कैसे होते हैं, ये एक कोशीय तथा सुकेंद्रीय जीव होते हैं। जो मुख्य बात है वो यही है कि इनमें एक कोशीय और सुकेंद्रीय जीव होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है हम कुछ समूह का अध्ययन करेंगे, वो है क्रोसोफाइट, डायनोफ्लेजिएट, यूग्लिनाइट, अपकवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, जिसको स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है। अपकवक को स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है। तो ये जो 5 मुख्य जो हैं, इन ग्रुपों को हम लोग इनको पढ़ेंगे। जो प्रोटिस्टा में है 5 समूह में उनको विभाजन किया गया मुख्य रूप से क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिएट, यूग्लिनाइट, अपकवक और प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं क्राइसोफाइट का। क्राइसोफाइट में है इस समूह के सदस्य डाई एटम्स होते हैं। जो है इस समूह में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? डाई एटम। जो इनका आवास होता है वो स्वच्छ जल और लवणीय वातावरण, पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये जो है लवणीय स्वच्छ जल और लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी हम आंखों से नहीं देख सकते इनको, बहुत सूक्ष्म होते हैं और जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। ये जहाँ पानी की धारा जाती है उनके साथ ये आपको तैरते हुए या बहते हुए मिलते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति जो है, इसकी विशेष जो बात है वो ये है कि इसमें जो है इनकी भित्ति, जो डायटम की जो भित्ति कोशिका भित्ति होती है, वो साबूदाने की जो कवर होते हैं, जैसे एक नीचे वाला कवर होता है, एक ऊपर उसको पूरा ढक देता है, उसी की तरह 2 अतिशातित कवचों से बनी हुई होती है। और ये जो कवच होते हैं वो सेलुलोज के साथ सिलिका के बने होते हैं, और सिलिका के जमाव के कारण ये सख्त और कठोर हो जाते हैं, जो आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। और इसी कारण इस प्रकार की मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति अवशोषण में बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। अब देखिए, इसकी विशेष बात क्या है कि डायटम की कोशिका भित्ति जो है वो कैसे है? साबुनदानी की तरह है, या साबु लिखा है, साबुनदानी की तरह है। ये इसको इम्प्रूव कर लीजिए, साबुनदानी की तरह है और 2 अतिशावित कवचों से बनती है। इन भित्तियों में सेलुलोज के साथ सिलिका के जमाव के कारण, अब देखिए सिलिका के कारण मैंने बताया कि ये कैसे हो जाती है? कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती हैं। और ये जो कोशिका भित्ति है वो नष्ट नहीं हो सकती। इस प्रकार जब ये मृत हो जाती है, मृत अवस्था में,
जब ये डायटम मर जाता है तो इसकी कोशिका भित्ति हमने कहा कि नष्ट नहीं हो सकती, तो कई संख्या में ये वहाँ पे छूट जाती है, तो इनके अवशेष छूट जाते हैं और लाखों वर्षों से जमा हुए अवशेष को क्या कहते हैं, डायटमी मृदा कहा जाता है। अब ये इतने इतने सारे सूक्ष्म में और बहुत सारी संख्या में, तो जब मिट्टी में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस मिट्टी को कहा जाता है डायटमी मृदा। अब कण में होने के कारण जो इस मृदा का उपयोग जो है पॉलिश करने तेल या सिरप के निस्यंदन में होता है, यानी फिल्टर करने में काम में लिया जाता है। जो ये मृदा होती है इसका पॉलिश करने, तेलों और सिरप की फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन में काम होता है। और जो डायटम होते हैं यानी जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। यानी जो सबसे पहला जो है अगर भोजन ग्रहण करना है तो वो क्या है, ये डायटम। बहुत छोटी मछलियाँ, बहुत छोटे जीव जो समुद्र में रहते हैं वो इसको खाकर अपना भोजन करते हैं। इसका उदाहरण है टाइसिरेटियम। ठीक है। अब दूसरा जो समूह है वो है डायनोफ्लैजिएट। डायनोफ्लैजिएट जो होते हैं वो एक कोशीय, ये जीव जो होते हैं मुख्यतः एक कोशीय तथा समुद्री होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं और समुद्र में रहते हैं। इनकी सेलुलोज की कोशिका भित्ति पट्टिकाओं में विभाजित होती है। अब इनमें भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि इनमें दो कक्षाभ होते हैं। कक्षाभ यानी दो फ्लैजिला, जिनमें से एक लंबा यानी लंबवत लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत अवस्था में रहता है और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांचे में उपस्थित रहता है। और यही इनका विशिष्ट लक्षण है। जो है हम बात कर रहे हैं डायनोफ्लैजिएट की, तो यह है इनमें कोशिका भित्ति की सेलुलोज की है और दो कक्षाभ होते हैं, एक लंबवत अवस्था में रहता है और एक लंबवत यानी लंबाई में ऐसे लगा रहता है कक्षाभ, और एक जो है अनुप्रस्थ यानी आड़ा। और आड़ा जो वाला है वो दोनों जो भित्ति पट्टिकाएं हैं उनके बीच खांच में रहता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिएट की संख्या में वृद्धि से समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। अब ये है इनकी खासियत होती है कि बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं, इनकी संख्या में बहुत जल्दी वृद्धि होती है। और वृद्धि के कारण जो होते हैं कई बार समुद्र की जो सतह होती है उसमें बहुत संख्या में ये छा जाते हैं। और इनमें जो है विशेषता ये भी होती है, हमने यहाँ शो नहीं किया, इसमें ये भी होते हैं इनमें कई सारे लवणक पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका कलर जो होता है ये नीला, पीला, लाल रंग का भूरा लाल कलर का भी होता है। तो डायनोफ्लैजिएट जो होते हैं वो कई संख्या में समुद्र पे बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं और पूरी परत पे छा जाते हैं। और दूर से देखने से ऐसा लगता है कि समुद्र का कलर जो है वो लाल रंग का हो गया है, इसलिए उसको कई बार बोला जाता है, लाल तरंग के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड है यूग्लोनाइट्स। यूग्लोनाइट्स जो हैं इनमें से अधिकांश स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ यानी साफ पानी में, और स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पैलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। अब हमने कहा कोशिका भित्ति तो सब में है। अब यहाँ जो यूग्लोनाइट्स होती हैं इनकी कोशिका भित्ति में क्या होती है, प्रोटीन से बनी होती है। और प्रोटीन से बनी होने के कारण कैसे वो उसको बोलते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनी होती है, जिसका नाम है पैलिकल। और पैलिकल की वजह से ये क्या हो जाती है, बहुत लचीली हो जाती है। इनमें कक्षाभ जो होते हैं आगे के सिरे की गुहा में धंसा रहता है। और इनमें विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये प्रकाश संश्लेषी की तरह कार्य करते हैं, और सूर्य के प्रकाश के अभाव में ये परपोषी की तरह कार्य करते हैं, यानी किसी दूसरे जीव को शिकार करके उसको अपना भोजन बनाते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है कि ये क्या है, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये देखिए स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की क्या होती है, प्रोटीन युक्त पदार्थ पैलिकल की बनी होती है, जिसके कारण क्या है, ये लचीला है। और इसमें जो कक्षाभ है आगे की सिरे की गुहा में धंसा रहता है। अब इनमें पाए जाने वर्णक जो होते हैं वो उच्च पादप में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। किसमें, यूग्लोनाइट्स में।
युगलार्ड्स में जो वर्णक पाया गया है वो आज के जो वर्तमान पादप हैं, पौधे हैं, और ये जो पौधे हैं आज हम देखते हैं जिनमें फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ है, ये बहुत विकसित रूप है। तो जो युगलार्ड होते हैं उसमें भी वही वर्णक यानी क्लोरोफिल की जो हायर जो है वो वर्णक युगलार्ड में भी पाए जाते हैं, और इसका उदाहरण है युगलार्ड का एक सदस्य युगलिना। ठीक है, नेक्स्ट है अपपवक कवक। अब देखिए अपपवक कवक की क्या विशेषताएं हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं मृत्युजीवी होते हैं। मृत्युजीवी का मतलब क्या कि जो मरे हुए जीव है, पादप हैं, कोई टहनी है, पत्तियां हैं, उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बोलते हैं मृत्युजीवी। अपपंकवक। ठीक है, अब हम इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या रहते हैं, ये समूह के रूप में पनपते हैं और कई फीट तक फैले रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये क्या छोटे छोटे झुंड बना लेते हैं और झुंड में कई फीट तक फैले रहते हैं, और इस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। और कई बार जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, ये विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और उसी में गति करते हैं। और जो जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित होते हैं उनके सिर पर बीजाणु का अंकुरण हो जाता है। एक फलक बनता है जिसमें बीजाणु बनते हैं। बीजाणु यानी बीज जैसी कुछ संरचना, और वो बीज जो है, वो बीजाणु जो है उनमें वास्तविक भित्ति होती है, और वो जो है वो विपरीत परिस्थिति में, कहीं अगर विपरीत तापमान परिस्थितियाँ मिलती है फिर भी वो रह सकते हैं। और बीजाणु का जो वितरण है वो वायु के द्वारा होता है। जैसे वायु बहेगी वो बहुत दूर दूर तक बहकर चले जाएंगे। अब है जो पांचवा जो भाग है वो है प्रोटोजोआ। ये परपोषी जो है जंतु में जो परभक्षी या परजीवी के रूप में रहते हैं। ये या तो परभक्षी हो सकते हैं या परजीवी के रूप में। परभक्षी का मतलब जो दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और परजीवी का मतलब या तो किसी के शरीर में रह रहे हैं, है ना, किसी के दूसरे के शरीर में रह रहे हैं, या शरीर के अंदर रह रहे हैं, या शरीर के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, अगर शरीर के अंदर रह रहे हैं तो उसका रक्त चूस कर या उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग परजीवी। अब जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को भी 4 समूह में बांटा गया है। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा है कक्षाभी प्रोटोजोआ, तीसरा है पक्षाभी प्रोटोजोआ, और लास्ट है स्पोरोजोआ। अब जो पहला है वो है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जो जीवधारी होते हैं स्वच्छ जल में, समुद्र जल और नम मृदा में पाए जाते हैं, और ये अपने कूट पादपों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये जो होते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ कहाँ मिलते हैं, साफ पानी यानी बहते हुए पानी, नदियों में, समुद्र जल में मिल सकते हैं, या नम मृदा जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पे भी मिल सकते हैं। और ये अपने कूट पादप की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। कूट पादप मैंने अमीबा का मदद से आपको बताया था, उसकी सहायता से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। और समुद्र में रहने वाले अमीबीय प्रोटोजोआ के सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। अब ये कुछ प्रोटोजोआ में एक खास बात होती है कि इनमें भी अमीबीय प्रोटोजोआ की तरह ही इनमें क्या होता है, सिलिका का कवच होता है, और इसके कुछ सदस्य हैं जैसे एंटो अमीनो परजीवी है, इसका इन्होंने दिया है उदाहरण। अब है कक्षाभी प्रोटोजोआ। कक्षाभी प्रोटोजोआ नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें क्या होगा, कक्षा यानी फ्लैजिला। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद या परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कक्षा पाया जाता है। जो हमने कहा कक्षाभी तो होते हैं ये, यानी
या तो अकेले अकेले रह सकते हैं, अकेले अकेले आपको नज़र आ जाएंगे, एक अकेला जीव घूमता हुआ, या फिर ये होंगे परजीवी, यानी किसी के शरीर में रह रहे होंगे या शरीर के ऊपर। इनके शरीर पर कक्षाप पाया जाता है। तो मैंने कक्षाप आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया कि अगर ये कोई जीव है, इसमें इस तरह की कोई चाबुक जैसे संरचना जिससे वो तैरता है, अपना भोजन पकड़ता है, इसको बोलते हैं कक्षाप। मैं आपको एक डायग्राम से दिखाती हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, ये युगलिना का, इसमें ये जो है ये है कक्षाप, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आप बहुत सारे, ये हैं पक्षाप। ठीक है, ये पक्षाप जिसको हम सीलिया बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जो आपको लंबा सा चाबुक की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं कक्षाप। यहाँ लिखा भी है कक्षाप यानी फ्लैजिला। और ये जो छोटे 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 बहुत सारे हैं इनको बोला जाता है पक्षाप यानी सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कक्षाभी प्रोटोजोआ की। तो कक्षाभी प्रोटोजोआ जो होते हैं, इस समूह के सदस्य जो होते हैं स्वच्छंदी यानी फ्री, अकेले घूम सकते हैं, अकेले मिल जाते हैं, और कई बार कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कक्षाप पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, और ये रोग उत्पन्न करते हैं। इनसे क्या कई सारी बीमारियां होती है, जंतु को हो सकती है, पादपों को हो सकती है। ट्रिप्नोसोमा से इन्होंने उदाहरण भी दिया है, ट्रिप्नोसोमा से निंद्रा व्याधि नामक बीमारी होती है, ये मनुष्य में होती है। और उदाहरण है इसका टिप्नोसोमा। जंतुओं में जो पालतू जानवर हैं, भेड़ बकरियां, मनुष्य और पादप में भी ये बीमारी जो ट्रिप्नोसोमा है उससे हो जाती है। तीसरा जो है इसका है पक्षामिक प्रोटोजोआ। अभी मैंने आपको पक्षाम के डायग्राम दिखाए सीलिया के, तो नाम से पता लग रहा है कि इनमें जो प्रोटोजोआ है इनमें क्या होंगे, बहुत सारे सीलिया होंगे। यह अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जलीय जीवधारी हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षाम पाए जाते हैं। अब देखिए, हमने अभी कहा कि गति कर सकते हैं, तो बहुत सारे अगर पक्षाम है तो ऑब्वियस पानी में ये गति सक्रिय रूप से कर पाएगा। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, और पक्षाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। अब देखिए, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ देखिए, ये जो है पक्षामिक प्रोटोजोआ का एक उदाहरण है, और ये है जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो पैरामीशियम का है। अब देखिए, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारे पक्षाभ हैं। तो ये जो पक्षाभ के कारण अभी हमें पता ही लगा कि इनके कारण क्या है, बहुत तेज गति कर सकता है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है भोजन की। तो आप देख रहे हैं इन पक्षाभ के कारण यहाँ एक गुहिका बन गई है। ठीक है, और ये जो है आपस में तैरते हुए, जब पानी में तैरते हैं तो पानी के साथ भोज्य पदार्थ को भी यहाँ ले आते हैं, और ये गुहिका बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर जो भोजन है फिल्टर होकर इसके अंदर आ जाता है, ये खाद्यान्न के अंदर, और ये जो इसके जो खाना है इसको लगेगा कि ये उपयुक्त है, उसको ले लेगा, जो अप्रयुक्त है उसको बाहर वापस फेंक देगा, निकाल देगा। इसी तरह हमेशा पानी के साथ जो जल की धाराएं होती हैं उसके ये पक्षाभ के साथ तैरता हुआ भोजन अंदर की तरफ ये मूव करेंगे, और ये देखिए गोहिका बन गई है। इस प्रकार ये अपना जो भोजन है हर वक्त ही जो है इस प्रकार से पकड़ते हैं। अब लास्ट है हमारा स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है और चलन अंग नहीं पाए जाते हैं। यानी इनमें कोई भी चलन अंग नहीं है। चलन अंग का मतलब है ना कोई कक्षाभ है, ना पक्षाभ है, ना कूटपाद है, जिसके कारण ये कहीं भी चल सकता है या अपना वो कर सकता है। लेकिन इसमें जो है मुख्य बात वो क्या है कि इसमें जो है जीवन चक्र में संक्रमण करने लोग बीजाणु जैसी अवस्था होती है, और उसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम आपको पता ही, प्लाज्मोडियम किसमें होता है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के अंदर, जिसके कारण मलेरिया फैलता है। अब हम थोड़ा सा जल्दी से इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, हम लोग ने क्या क्या आज पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में हमने सबसे पहले बात कही कि सारे क्या एककोषीय और सुकेंद्रीय जीव होते हैं, ज़्यादातर जल में, स्थल में और नम स्थानों पे पाए जाते हैं। इनमें सीलिया हो सकता है यानी पक्षाभ हो सकते हैं, कक्षाभ होते हैं, कूटपादप हो सकते हैं। अब जो ये ये जो था हमारा प्रोटोजोआ बोल रही हूँ, प्रोटिस्टा जो है 5 समूह में हमने उसको विभक्त किया है। क्रोसोफाइट, डायनोफ्लैजिड, युगलाइट, अपकवक और प्रोटोजोआ।
सबसे जो है क्राइसोफाइट की क्या खास बात थी, इससे याद रखिए डाई एटम, जिसमें क्या साबुनदानी जैसी कोशिका भित्ति थी, और कोशिका भित्ति जब ये मर जाते हैं तो उनकी जो कोशिका भित्ति है वो समूह में ढेर में इकट्ठी हो जाती है, और उससे क्या बन जाता है, डायएटमी मृदा, जिसको पॉलिशिंग में काम दिया जाता है। अब डायनोफ्लैजिएट, तो डायनोफ्लैजिएट भी हमने कहा था कि इसमें तरह तरह के वर्णक पाए जाते हैं, और ये जो वर्णक के कारण क्या होता है, इनका कलर जो हो सकता है पीला, लाल, भूरा कलर का हो सकता है। इनमें जो है दो तरह के कक्षा पाए जाते हैं, एक लंबवत अवस्था में और दूसरा जो है वो है अनुप्रस्थ रूप में। और हमने ये भी बात कहा था कि इनकी जब बहुत जल्दी वृद्धि होती है, वृद्धि के कारण जो समुद्र का जल क्या लाल कलर का दिखाया जाता है डायनोफ्लैजिएट के कारण। फिर आते हैं युगलनट, तो युगलनट में खास बात होती है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, प्रोटीन युक्त पदार्थ पेलिकल से। पेलिकल के कारण जो है ये क्या होते हैं, लचीले हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें विशेष बात कि सूर्य के जब सूर्य के प्रकाश में तो ये प्रकाश संश्लेषी हो जाते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होते क्या होते हैं, परपोषी बन जाते हैं। फिर है, और इनमें जो है युगलॉन्ड में जो है कैसे वर्णक पाए जाते हैं, जो आज की उच्च पादपों में पाए जाते हैं। फिर अपवक कवक में हमने क्या कहा था कि इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। जब अनुकूल परिस्थिति तो एक समूह के रूप में प्लाज्मोडियम के रूप में पाया जाता है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो खंडों में विभाजित होता है और इनमें बीजाणु बनते रहते हैं। और मुख्य बात ये क्या है, मृतोपजीवी है, यानी मरे हुए जो पौधे हैं या जीव हैं उन पर अपना जीवन यापन करते हैं। और जैसे कोई मरा हुआ पत्ता या अगर पानी में जीव बहते रहते हैं तो उन्हीं के साथ ये बहते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लास्ट में था प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो क्या होते हैं, ज़्यादातर परपोषी और परभक्षी होते हैं, या तो किसी दूसरे जीव पर रहते हैं या दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये चार तरह के हैं, अमीबीय, कक्षाभी, पक्षाभी और स्पोरोजोआ। अमीबीय है तो उनमें कूटपाद होता है, नाम से अमीबा में कूटपाद है तो अमीबिया से याद रखिए कि अमीबीय प्रोटोजोआ में क्या होगा, कूटपाद होता है। और इनमें जो है ये भी क्या रोग फैलाते हैं। कक्षाभी में कक्षाभ होते हैं, ये भी रोग उत्पन्न करते हैं। पक्षाभ में बहुत सारे पक्षाभ होते हैं, और अभी मैंने बताया पक्षाभ से कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। स्पोरोजोआ में क्या है, प्लाज्मोडियम, जो क्या है मलेरिया वाले जीवाणु में पाया जाता है। तो इसी के साथ आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।